स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने अध्याय 1 संसाधन को कंप्लीट किया था। आज अपन अध्याय 2 का आरंभ करेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव संसाधन। इस अध्याय में हम इन 4 संसाधनों का वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले भूमि, उसके बाद मृदा, उसके बाद जल और फिर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। जो ये अध्याय है उसका आरंभ होता है कहानी से। इस कहानी के अंदर 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के बच्चों को बता रखा है। सबसे पहले एक मामा नाम की बच्ची है जो अफ्रीका के तंजानिया, जो एक शुष्क प्रदेश है, वहाँ की निवासी है। सुबह उठने से लेकर शाम तक वो एक कठिन कार्य से गुजरती है, लेकिन तो भी उसका जीवन आराम से व्यतीत नहीं होता है। लेकिन वही परिवर्तन करके अगर दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर चले, जो न्यूजीलैंड है, वहाँ पर एक पीटर नाम का बच्चा है जो सुबह विद्यालय भी जाता है और अपना जीवन आराम से व्यतीत करता है। तो वहाँ इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होने के कारण वहाँ के जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसी भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपन आज अपना अध्याय आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भूमि। तो अपने सबसे पहला जो टॉपिक आएगा नंबर 1, वो रहेगा आपके भूमि। जहाँ अपन निवास करते हैं वो क्या है? आपके भूमि है। अपन ये कहें कि ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी का अपने पिछली कक्षाओं के अंदर ये पढ़ रखा है, ये आपके होता है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ का मतलब क्या हो गया? अपनी पृथ्वी की सतह। इस पृथ्वी की सतह पर केवल 70% भूभाग पर पानी है और केवल 30% भूभाग पर ही क्या है? स्थल है। तो भूपृष्ठ के कितने, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके स्थल का है, तो आप कहोगे 30%। अगर मैं भूमि की बात करूं तो अपनी भूमि भूपृष्ठ का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी की सतह, उसके केवल 30% भाग पर ही है। तो अपनी ये आज की पहली लाइन यही हो जाएगी, भूपृष्ठ को अपन यहां पर क्या लिखते हैं? पृथ्वी की सतह। ये क्या हो गई? पृथ्वी की सतह। भूपृष्ठ के कुल भाग के 30% भाग पर भूमि है। अब बात आती है 30% भाग पर भूमि है, तो अन्य 70% भाग पर क्या है? अन्य 70% भाग पर क्या है? जल है। तो भूमि कितने प्रतिशत भाग पर है? 30% भाग पर है। अब भूपृष्ठ के 30% भाग पर तो भूमि है, 70% भाग पर जल है। तो क्या अपन इस 30% भाग पर रहते हैं? यानी अपना जो निवास या आवास स्थान है, क्या इस 30% भाग पर है? नहीं, अपना ये जो भाग है इसमें भी विभाजित हो जाता है। तो अपन इस भूमि को, ये जो आपकी भूमि है, इसे 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक वो भाग जहां पर उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है या तीव्र ढाल वाले क्षेत्र है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र या जलाक्रांत निम्न भूमि यानी दलदली भाग, या मरुस्थल। इन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, निम्न जलाक्रांत निम्न भूमि जो दलदली भूमि, या जो मरुस्थली क्षेत्र। ये जो क्षेत्र रहते हैं वो आपके निर्जन क्षेत्र है। ये कैसे क्षेत्र है? निर्जन क्षेत्र। वहीं दूसरी ओर एक और भूमि है जिसमें उपजाऊ क्षेत्र आता है। ये जो उपजाऊ क्षेत्र है नदियों के द्वारा लाई मिट्टी से निर्मित मैदानी क्षेत्र है या नदी घाटी क्षेत्र है। ये क्षेत्र है दूसरी ओर। अगर मैं आपसे पूछ लूं, और ये कैसे क्षेत्र कहलाते हैं?
सघन क्षेत्र कहलाते हैं। कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? सघन क्षेत्र कहलाते हैं। और मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि आप दोनों में से किस स्थान पर रहना पसंद करेंगे, तो अपन सबके उत्तर भी यही रहेंगे, नहीं मैं यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र के अंदर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानों के अंदर या नदी घाटी क्षेत्र में रहूंगा। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के बनिस्पत यहाँ पर रहना, जीवन काटना आसान होगा। तो अपन सभी यही कहेंगे, और केवल अपन ही नहीं, कुल जनसंख्या का 90% लोगों का यही मानना है कि यहीं पर रहना चाहिए। तो कुल जनसंख्या का 90%, यहां लिख देता हूं, कुल जनसंख्या का 90% सघन क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या का 90% जो जनता है वो सघन क्षेत्रों में निवास करते हैं। और निर्जन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 10%। तो अपनी ये जो 30% भूमि है, इसको अपन ने दो भागों में विभाजित कर लिया, एक सघन क्षेत्र के अंदर और एक निर्जन क्षेत्र के अंदर। सघन क्षेत्र में 90% लोग रहते हैं और निर्जन क्षेत्र में 10% लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये जो आपके 90% रहते हैं, जो ये अपने 30% है, 30% के भी 30% के अंदर रहते हैं। 30% के भी कितने प्रतिशत में? 30% में। तो यानी कुल भूमि का ये जो सघन क्षेत्र है कितना हो गया? 30%। और ये कुल भूमि का कितना हो गया? 70%। तो कुल भूमि के 70% भूभाग पर तो कोई रहता ही नहीं है, मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। जो अपन ने मांबा की कहानी पढ़ी थी, वो इसी प्रकार वाले क्षेत्र के अंदर रहती है। अपन ने देखा था वो एक शुष्क प्रदेश यानी मरुस्थल में निवास करती है। तो कुल जनसंख्या का जो 90% भाग है वो कहाँ पर रहता है? मात्र विश्व के इतने से भाग में 90% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर 90% जनसंख्या क्यों निवास करती है? क्योंकि ये रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर 30% होने के बावजूद भी अपने उपजाऊ क्षेत्र है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश है, जिस पर कृषि आसानी से की जा सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन उबड़ खाबड़ सलाह करती तीव्र ढाल वाले क्षेत्र, जलाकांत निम्न भूमि जिसे दलदली भाग कहते हैं, या मरुस्थलीय क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करेंगे। और केवल अपन ही नहीं, 90% जनसंख्या यहाँ पर निवास नहीं करती है। तो एक और इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब आपने कह दिया भाई अपन यहाँ पर रहेंगे, किस क्षेत्र के अंदर रहेंगे? उपजाऊ क्षेत्र के अंदर रहेंगे। भाई उपजाऊ क्षेत्र के अंदर आप होगे तो उस उपजाऊ क्षेत्र की भूमि का उपयोग क्या करोगे? भाई सबसे पहले अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किस क्षेत्र के अंदर रहेंगे? उपजाऊ क्षेत्र के अंदर रहेंगे। तो इस उपजाऊ क्षेत्र की भूमि का उपयोग क्या होगा? तो अपन अगला हेडिंग डालते हैं, भूमि का उपयोग। आपके इस भूमि का उपयोग क्या होगा? सबसे पहले मैं आप ही से पूछता हूं, आप भूमि का उपयोग किस प्रकार करोगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अपन भूमि का उपयोग क्या करते हैं? सब आवास के लिए, कृषि के लिए, खनन के लिए, उद्योग के लिए, ठीक है ना? तो बस यही तो भूमि उपयोग है। आवास, कृषि, खनन, उद्योग, विनिर्माण, इन सब के लिए भूमि का उपयोग करना ही भूमि उपयोग है। तो आगे लिख दो। सबसे पहले तो अपन वहां पर जाकर जो उपजाऊ क्षेत्र में अपन ने कहा था 90% जनसंख्या रहती है, अपन भी वहीं रहेंगे। तो अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपने घर का निर्माण, आवास, उसके बाद में वहां पर करेंगे कृषि, उसके बाद में अपने आवश्यकता है सड़कों की, सड़क निर्माण, उसके बाद में अपने को आवश्यकता है विनिर्माण और उद्योग, उसके बाद में उसकी आवश्यकता रहेगी खनन, क्योंकि खनन के बिना तो अपन इन सब कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आवास, कृषि, सड़क निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, खनन, ये सभी भूमि उपयोग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भूमि उपयोग के अंतर्गत आते हैं। भाई भूमि उपयोग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आवास, कृषि, अपने ऊपर लेकर सोचो। भाई मैं अपनी भूमि का उपयोग किस प्रकार करूंगा? भाई मैं वहां पर मेरा घर बनाऊंगा,
कृषि भी कर सकता हूँ, विनिर्माण यानी उद्योग भी कर सकता हूँ, उसके बाद में वहां पर सड़कें भी होगी। तो इन सब के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा। तो इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, भूमि उपयोग कहलाता है। बात आ गई क्या समझ में? अब अपनी ये हो गई भूमि उपयोग। अब अपन कह रहे हैं इस भूमि का उपयोग तो अपन करेंगे, लेकिन इस भूमि के उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो अगली हेडिंग लगाइए, भूमि उपयोग के निर्धारक तत्व। भूमि उपयोग के निर्धारक तत्व कि भाई अपन जो भूमि का इस्तेमाल करेंगे उसको निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो इसको भी अपन ने कितने भागों में विभाजित कर रखा है, 2 भागों में। अब मैं यहाँ पर तत्व कह दूं या कारक कह दूं एक ही बात है, आपकी किताब में कारक आ रखा है, तत्व को या कारक को एक ही बात है। तो भूमि उपयोग के निर्धारित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से? सबसे पहले है मानवीय कारक। कितने कारक बताए थे? 2 कारक, एक मानवीय कारक और दूसरा आपके हो जाएगा भौतिक कारक। पहला मानवीय कारक और दूसरा कौन सा हो जाएगा, भौतिक कारक। मानवीय कारकों के अंदर देखिए, मानवीय कारक का मतलब क्या हो गया, अपन मानवीय कारक वहां पर भूमि उपयोग करते समय क्या क्या देखेंगे, जिस भूमि का उपयोग कर रहे हैं वहां पर मानवीय कारकों के अपन मानवीय कारकों के अंदर अपन अंतर्गत 2 चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वहां की जनसंख्या। अगर जिस स्थान पर ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो वो स्थान भूमि उपयोग के लिए बेहतर है। अपन ने उपजाऊ क्षेत्र के अंदर देखा था, सघन क्षेत्रों के अंतर्गत देखा था, वहां पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो अपन सबसे पहले हम क्या देखेंगे भी, मानवीय कारकों में सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या, ये लो। उसके बाद में नंबर 2 पर देखेंगे जनसंख्या, अपन वहां पर रह गए, लेकिन अपन आजीविका चलाने के लिए क्या करेंगे, वहां पर किसी उद्योग धंधे को या कार्य को देखेंगे। तो अपन नंबर 2 पर देखेंगे प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी तो याद रखना है, भूमि उपयोग के निर्धारित करने वाले 2 तत्व हैं, मानवीय कारक और भौतिक कारक। मानवीय कारकों के अंदर अंतर्गत 2 वस्तुएं आती है, 2 तत्व आते हैं, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। अब भौतिक कारक, भौतिक कारक से अपन ये समझ लो कि अपने को आवास का निर्माण करना है। आवास का निर्माण करते समय अपन किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले वहां पर ध्यान रखेंगे अपन नंबर 1 पर कि वहां की स्थलाकृति कैसी है, वहां की स्थलाकृति कैसी है, क्योंकि अपने को भौतिक कारकों में अपने को याद रखना है आवास यानी घर का निर्माण करना है, अपने को वहां रहना है, वहां जाकर आना नहीं है, वहां पर रहना है। तो सबसे पहले स्थलाकृति, कहीं उबड़ खाबड़ क्षेत्र तो नहीं है, तीव्र ढाल वाला क्षेत्र तो नहीं है, वहां पर आवास संभव है कि नहीं है, ये सब बातें अपन किस में देखेंगे, स्थलाकृति के अंदर देखेंगे। नंबर 2 यहां पर चर्चा करेंगे जल की उपलब्धता, कि भाई पानी की उपलब्धता है कि नहीं। ऐसा नहीं है जहां पर अपने घर बनाए वहां पर जल की उपलब्धता ही नहीं है। अपने अगर जल की उपलब्धता होगी नहीं तो अपना जीवन, रुपए अपन बहुत सारे कमा लेंगे यहाँ पर इस प्रौद्योगिकी से, लेकिन जल की उपलब्धता के कारण अपना जीवन कठिन हो जाएगा। अब जल की उपलब्धता भी अपन देखते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर अपन देखते हैं जलवायु। मेरे को यहाँ पर लंबे समय तक रहना है तो यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल है कि नहीं है, यहाँ अत्यधिक ठंड तो नहीं पड़ती, अत्यधिक गर्मी तो नहीं पड़ती। नंबर 4 पर वहां देखा जाएगा मृदा, मृदा। और नंबर 5 पर देखा जाएगा खनिज। वहां पर खनिज और मृदा, खनिज किसके काम के लिए आ रहे हैं, मृदा को उपयोग बनाने में काम आ रहे हैं। तो हम इन 5 तत्वों को देखेंगे। भौतिक कारकों में अपने को याद रखना है आवास बनाना है, हमें अपना घर बनाना है, तो किन किन चीजों को देखेंगे? सबसे पहले स्थलाकृति को देखेंगे, वहां पर उबड़ खाबड़ वस्तुएं तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र पर अपन रह रहे हैं, अपना जीवन कठिन हो जाएगा। उसके बाद में जल की उपलब्धता देखेंगे कि भाई जल कैसी है, जलवायु कैसी है वहां की। उसके बाद में अपन वहां पर देखेंगे मृदा, यहाँ की मिट्टी कैसी है, कृषि करने योग्य है कि नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, इसके लिए अपन वहां पर खनिज को भी देखेंगे। तो यह हो गए अपने को भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले 2 प्रकार के तत्व होते हैं, पहला मानवीय कारक, दूसरा है भौतिक कारक। मानवीय कारकों के अंदर 2 आते हैं, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, और भौतिक कारकों में इन 5 जो कारक है इनको अपन देखते हैं। सबसे पहले स्थलाकृति है, जल की उपलब्धता है, जलवायु है, मृदा है और खनिज है। इन 5 तत्वों को अपन देखते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने देख लिया कि अपने यहाँ पर भूमि का उपयोग अपन करने लगे और अपन ने यहाँ पर आवास बना लिया। जब अपन ने आवास बना लिया तो ये भूमि कितने प्रकार की हो गई? स्वामित्व के आधार पर ये भूमि दो प्रकार की हो गई। एक तो जहां पर अपन ने आवास बनाया, एक तो वहां पर जिस स्थान पर आवास बनाया वो मेरी है, और उसके आसपास का क्षेत्र है जो बाग बगीचे है, उद्यान लगे हुए हैं, पार्क लगे हुए हैं, ये सब कहीं है। आप भी कहीं कभी ना कभी पार्क में गए होंगे, इसमें आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो सभी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्वामित्व के आधार पर अपन अपनी भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं? दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो अपना खुद का घर, वो तो हो गया अपनी निजी, वो तो अपना निजी यानी अपने खुद का हो गया। एक अपन ले लेते हैं अपने दिमाग में, याद रखिए, पार्क या सामने खेल का मैदान। अपने को इसमें याद रखना है जो पार्क है वो अपना नहीं है, वहां पर सभी लोग आते हैं। तो ये कौन सा हो गया? पूरे समुदाय का, पूरे समाज का हो गया। अब समाज को ही दूसरे नाम में क्या कह देते हैं? समुदाय। तो वो किसका हो गया? समुदाय का। तो स्वामित्व के आधार पर अपन अपनी भूमि को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। कितने भागों में किया था? दो भागों में। पहला कौन सा था? यहां पे लिख देते हैं दो। पहला निजी भूमि और दूसरा समाज की भूमि या सामुदायिक भूमि। बहुत ही सरल है, अपने को नाम से ही पता चल जाएगा। निजी में मैंने क्या कहा था? आपको याद रखना है अपना घर। ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का स्वामित्व होता है, निजी भूमि कहलाती है। देखो ध्यान से वापस, ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति, आपका खुद का यह व्यक्ति समूह, आपके परिवार में 10-12 सदस्य है, वो क्या वो सब मिलकर क्या कहलाएंगे? व्यक्ति समूह। या तो किसी एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं? व्यक्ति समूह। अपन इसे कह सकते हैं परिवार, यहां पर परिवार भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यक्ति समूह परिभाषा के अंदर अपने को लिखना है परिवार, अपने समझने के लिए। ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति का या व्यक्ति समूह का स्वामित्व होता है, यानी उसका अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या हो गया? अधिकार होता है। वो कैसी भूमि कहलाती है? निजी भूमि कहलाती है। अगर ऐसी भूमि है, सामुदायिक भूमि के अंतर्गत आओ, ऐसी भूमि, अब इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति की जगह समाज का, यानी पूरे समाज का स्वामित्व होता है, वो ही स्वामित्व यानी सामुदायिक भूमि। ऐसी भूमि जिस पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है, उसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। ये तो होगा सामुदायिक भूमि जिस पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है, वो सामुदायिक भूमि होगी। लेकिन इसका एक और नाम है, किसका? सामुदायिक भूमि का एक और नाम है, इसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। और इस पर लगा लो आप इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको सामुदायिक भूमि नहीं पूछेंगे। सामुदायिक भूमि पूछा तो सबको उत्तर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? तो साझा संपत्ति संसाधन से अपने को याद रखना है, सामुदायिक भूमि को ही साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। सामुदायिक भूमि को ही अपन क्या कहेंगे? साझा संपत्ति संसाधन। इसके तत्व क्या क्या है इस साझा संपत्ति संसाधन के? अपन यहाँ पर फूल, फल, कंद, मूल
और लकड़ी बीन सकते हैं, यानी वहां से अपन कंदमूल, फूल फल, लकड़ी बीन कर ला सकते हैं। या दूसरा हो गया खेलने का मैदान, जो आपके खेल का मैदान है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? सामुदायिक भूमि के अंदर। सार्वजनिक पार्क, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपके सामुदायिक भूमि के अंदर। कंदमूल या फूल फल, लकड़ी बीनने का स्थान, ये होता है आपके जंगल। ये क्या होते हैं? जंगल। तो इसके अंदर कंदमूल, फूल फल, लकड़ी बीन सकते हैं। या एक और लिख सकते हो आप, चरवाहा स्थान, जहां पर मवेशी चरा सकते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो इसमें आपको सामुदायिक भूमि के स्थान पर क्या याद रखना है? साझा संपत्ति संसाधन। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर अपन भूमि का वर्गीकरण करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों के अंदर। पहली आता है आपके निजी भूमि। ये जो निजी भूमि है क्या होगी? ऐसी भूमि जिस पर किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह का अधिकार होता है या स्वामित्व होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? निजी भूमि कहते हैं। और ऐसी भूमि जिस पर पूरे समाज का स्वामित्व होता है, ऐसी भूमि को अपन क्या कहेंगे? सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि का ही दूसरा नाम है साझा संपत्ति संसाधन। सामुदायिक भूमि का दूसरा नाम क्या है? साझा संपत्ति संसाधन। और ये जो आपके साझा संपत्ति संसाधन है, इससे अपन क्या क्या करते हैं? फूल फल, कंदमूल, लकड़ी बीन सकते हैं। चरवा स्थान है, यहाँ पर पशु या मवेशी को चरा सकते हैं। खेलने के मैदान या जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन ने ये देख लिया अपना जो भूमि संसाधन है वो होता क्या है, लेकिन आप अभी वर्तमान के अंदर देख रहे हो इस भूमि संसाधन है उसका लगातार दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब क्या होता है? अगर उपयोग की वस्तु है उसका अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, वो उसका क्या हो गया? दोहन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने इस भूमि संसाधन का दोहन हो रहा है। और इसी भूमि संसाधन के दोहन को रोकने के लिए अपन ने क्या कर दिया? भूमि संसाधन का संरक्षण करना शुरू कर दिया। भूमि के दोहन को रोकने के लिए अपन ने क्या किया? इस भूमि के संसाधन का संरक्षण प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूमि का दोहन क्यों हो रहा है या अपनी इस भूमि का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे अपन पहले हेडिंग डालेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। अपने को इस भूमि संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? इस भूमि संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई अपना दोहन कहाँ हो रहा है। एक तो बढ़ती जनसंख्या के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण कहाँ हो रहा है भाई? अपने को बढ़ती जनसंख्या के कारण किसकी आवश्यकता रहेगी? आवास की आवश्यकता रहेगी। जब आवास की आवश्यकता रहेगी तो अपन धीरे धीरे शहरों से किस ओर जाएंगे? वनों की ओर जाएंगे और वन में आवास बनाएंगे तो वनों को काटना पड़ेगा। तो इस बढ़ती जनसंख्या से क्या हो रहा है भाई? भूमि का दोहन हो रहा है, इसलिए भूमि का संरक्षण करना है। एक बढ़ती जनसंख्या से क्या हो गया भाई? कृषि की मांग बढ़ी। किसकी मांग बढ़ गई है? कृषि की मांग बढ़ गई है। कृषि की मांग बढ़ने से क्या हो गया भाई? कृषि की मांग बढ़ने से अपने को खेत बढ़ाने पड़ेंगे। आवास बढ़ाए तो जंगलों में गए, खेत बढ़ाने हैं तो भी जंगलों को काट कर ही बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में नंबर 2, इसी बढ़ती हुई जनसंख्या से ही देख लेते हैं खनन भी अधिक होगा। तो अब खनन भी कहाँ करेंगे भाई? खनन भी अपने को क्या करना पड़ेगा? वनों वाले क्षेत्र के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि शहरों के अंदर तो खनन करने के लिए स्थान बचे नहीं है। तो इससे क्या हो गया? जो आपके इन कारणों से जो भूमि संसाधन है, भूमि संसाधन के समाप्त होने का खतरा बढ़ा। अब आप कहोगे सर भूमि संसाधन खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। भाई भूमि संसाधन समाप्त कैसे होगा? भूमि तो वहां की वहीं रहेगी, लेकिन आवास बढ़ाने से क्या खत्म हो जाएंगे? वन खत्म हो जाएंगे। कृषि की मांग बढ़ी तो भी वन खत्म हो जाएंगे। और भी ज्यादा मांग बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे? उर्वरक, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? इनकी उर्वरक क्षमता
कम हो जाएगी। खनन लगातार करते रहेंगे तो यहाँ पर खनिज पदार्थ क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इन सब का खत्म होना भी एक प्रकार से क्या हो गया, भूमि संसाधन का समाप्त होना। तो इन सब के कारण अपने को क्या करना जरूरी है, इस भूमि संसाधन का संरक्षण करना जरूरी है। आप कैसे संरक्षण करोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको भूमि संसाधन का संरक्षण करना है तो किस प्रकार संरक्षण करोगे। सबसे पहला संरक्षण होगा वृक्षारोपण। सबसे पहला संरक्षण क्या हो गया, वृक्षारोपण। वृक्षों के रोपण से नए नए वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण करेंगे जिससे भूमि संसाधन का संरक्षण हो सके। दूसरा हो गया मृदा अपरदन को रोक कर, मृदा जो अपरदित होती जा रही है उसको रोक कर भी, किस प्रकार मृदा का अपरदन रोक कर भी अपन भूमि संसाधन को समाप्त होने से बचा सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाएगा रासायनिक, क्योंकि अपन ने यहाँ पर उर्वरक क्षमता कम कर दी है तो वापस देखो रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करके, अगर अपन रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो भूमि की जो वास्तविक उर्वरक क्षमता है वो बनी रहेगी जिससे भूमि संसाधन समाप्त होने से बच जाएगा। नंबर 4 पर लिख सकते हो पशु चारण कम करके, जो अपन पशुओं को, पशु चारण यानी पशुओं को चराने के स्थान, अब पशु को चराने के लिए अपन वनों में छोड़ देते हैं जिससे वन को नुकसान होता है, तो अपन पशु चारण को भी कम करके रोक सकते हैं, इस भूमि संरक्षण को बढ़ा सकते हैं। और भूमि संवर्धन कार्यक्रम चलाकर, अगर अपन भूमि संवर्धन कार्यक्रम चलाएं, भूमि के बारे में लोगों को जागरूक करें, खनन के बारे में बताएं कि भी अत्यधिक खनन की आवश्यकता नहीं है, तो भी अपन इस भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। तो एक बार इसका वापस रिवाइज कर लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या, आवास, कृषि की मांग बढ़ने से और खनन से क्या होता है, भूमि संसाधन को समाप्त होने का खतरा है। अब इसका लिए अपन क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। कैसे करेंगे, वृक्षारोपण से, मृदा अपरदन को रोककर, रासायनिक, मृदा अपरदन को कैसे रोका जाएगा भाई, वृक्ष लगाकर ही तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वृक्ष लगाकर। तो ये और ये पॉइंट एक ही हो गया। और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करके, पशुचारण को कम करके और भूमि संवर्धन कार्यक्रम चलाकर जिससे लोगों में भूमि के प्रति जागरूकता है, तो इन सब से अपन भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज के परिवर्तन को दर्शाते हैं। हमारे समाज, भूमि उपयोग, जिस प्रकार अपन भूमि में परिवर्तन, भूमि का उपयोग में परिवर्तन करते रहेंगे, वो क्या दिखाते हैं, हमारे समाज में परिवर्तन को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, आपके सामने देखो एक पिक्चर आ रखी होगी, एक चित्र आ रखा होगा, उसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या दे रखा है, 4 चित्र आ रखे हैं। पहले चित्र के अंतर्गत देखिए एक झोपड़ी बनी हुई है, पास में खेत है। धीरे धीरे उस झोपड़ी, अपन ने इस भूमि में क्या किया है, परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन कैसे कर दिया, देखो दूर भी जो झोपड़ियां बनी हुई थी वो पक्के घरों में बन गई। दूसरे चित्र में, पहले चित्र में जहाँ लाइट नहीं आ रही थी, दूसरे चित्र में देखो बिजली के तार भी बने हुए हैं। तो भूमि के उपयोग में क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। एक व्यक्ति पहले चित्र के अंदर हल लेकर चला जा रहा दिखाई दे रहा है, और दूसरे चित्र में वो हल किस में परिवर्तन हो गया, ट्रैक्टर में परिवर्तन हो गया। तो भूमि के उपयोग में जिस प्रकार परिवर्तन आया, तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन आया है। दूसरे और तीसरे चित्र को ध्यान से देखिए। दूसरे चित्र में जहां 2 मंजिला इमारत थी वो अब किस में बदल गई है, 3 मंजिला इमारत के अंदर बदल गई है। और वहीं जो खेत था अब पार्क के अंदर बदल गया है। जहां ट्रैक्टर चला करते थे वहां गाड़ियां चलने लग गई है, बसें चलने लग गई है। और दूर दराज में जहां इक्का दुक्का घर थे वहां पर आज देखो बहुत सारे घर बन गए हैं। लेकिन और भी बड़ा, यानी सबसे पहले एक छोटा गांव था, गांव से दूसरे चित्र में कस्बा बना, कस्बे से तीसरे चित्र में छोटा शहर बना। लेकिन शहर के इस भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन आ गए। जहां पर 3 मंजिला इमारत थी वहां पर अब यहाँ बहुत मल्टी स्टोरी, जिसे अपन कहते हैं अपार्टमेंट, वो बन गए हैं।
लाइटें लग गई है, रोड यानी सड़कों में परिवर्तन आ गया है। जहां छोटे कस्बे या छोटे शहर में कम गाड़ियां थी वहां पर गाड़ियों की अधिकता हो गई है। पार्क में परिवर्तन आ गया है, और जहां दूर दराज में कभी झोपड़ियां हुआ करती थी वहां पर बहुत सारे घर और वो भी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो चौथे जो चित्र है गए हैं आपको प्लेन भी दिखाई देगी। तो अपन कह सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। अपने यहाँ पर जिस प्रकार भूमि के अंदर परिवर्तन आया उसी प्रकार अपनी मानव के संस्कृति के अंदर भी परिवर्तन आया। इसलिए अपनी मानव संस्कृति में परिवर्तन के जो उत्तरदायी तत्व हैं उनके अंदर भूमि भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये हो गया आज अपने भूमि संसाधन। अगले वीडियो में अपन अगले संसाधन की तरफ चलेंगे। नंबर 2 संसाधन है मृदा संसाधन, इसको देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।